तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के वीडियो का टाइटल समझ गए होंगे, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से भी मिलाने वाले हैं और कैसा होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट का डेली रूटीन, कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है। और दोस्तों अभी मैं हूँ लखनऊ में और इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछेंगे कि लखनऊ में बेसिकली कैसी पढ़ाई हो रही है और किस हिसाब से यहाँ पे रहने का खर्च, और जिस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं यहाँ और भी बच्चे रहते हैं इस जगह पे। तो अभी हम एक लोग से कंसेंट लिए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जो भी डाउट है वो पूछने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ में रह के अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसका रेंटल वगैरह मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होता है किन किन चीज़ों पे होता है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर का इलाका है, उस हिसाब से धीरे धीरे लखनऊ में भी डेवलप हो रहा है अलीगंज का एरिया। तो यहाँ पे क्या जो भी खर्च आ जाता है महीने का रहने का और पढ़ाई कैसी चल रही है कि यूपीएससी स्टूडेंट की, तो चलिए आपको एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के कमरे में आने के बाद सबसे पहली चीज जो मैप तो दिखी जाती है, और उसके बाद अभी हम दिखाते हैं, ये हमारे साथ हैं, ये देख सकते हैं। पहले हम आपको कमरा दिखा देते हैं। इधर सारा कुछ इस प्रकार से ये रूम है और ठीक ठाक कंडीशन में रूम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मैप वैप इन्होंने लगा रखा है। और तो पहले हम इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। तो आपका क्या नाम है और आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है क्या है, और आपका होम टाउन, तो इसको इंट्रोड्यूस करते हुए थोड़ा फिर बताइए। जी, मेरा नाम रविंद्र है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो मेरे होम टाउन सहजनवा से हुआ है। और मेरा ग्रेजुएशन जो है बीकॉम से हुआ है। और उसके बाद मैंने जो है 2023 से ऑलमोस्ट इट बिन 3 इयर्स मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस का। तो आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का डिसीजन कब और क्यों लिया? क्या ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा आपके लाइफ में? मतलब कौन सा वो टाइम था जब आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि और भी करियर अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट्स के पास या जो भी है, तो आपने यूपीएससी ही क्यों डिसाइड किया? अ यूपीएससी प्रिपरेशन मतलब आपको एक बैकग्राउंड दे देता है अपनी जो सोसाइटी है या फिर इकोनॉमी है, पॉलिटी इंडियन, ये सब इंडिया के समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है। आप एक इन्फॉर्म्ड और जो है एक बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्पर जो होता है एक सिटीजन उस बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। और आप एक नहीं होता पब्लिक भीड़ जो होती है कि रास्ते पे चलती है तो आप भीड़ से हट के थोड़ा चलते हैं। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तैयारी करते हुए कितने दिन हुए? क्या आपने कोई अटेम्प्ट दिया और आपकी मतलब प्रिपरेशन किस फेज में चल रही है? आप कुछ उसके बारे में बताइए। पिछले साल जून 10 को मैं आया था यहाँ पर, जून 10 2025। और ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं मेरे मुझे आए हुए यहाँ पर। इस बार का मैंने 26 वाला अटेम्प्ट दिया था। जीएस में मेरे 76 अटेम्प्ट्स थे, उसमें 40 सही थे, 36 गलत थे। सीसेट में मेरा 50-50 था, जिसमें जो है 22 सही था, 22 गलत था। और मतलब लैक ऑफ रिवीजन की वजह से मतलब मेरे क्वेश्चन जो सही होने चाहिए थे वो गलत हो गए मेरे। जी, और प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इनके मतलब ठीक ठाक अभी इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था, इनका पहला प्रयास था और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर मतलब किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये इनके 1 साल के परिश्रम का जो फल था ये इस बार अटेम्प्ट में इनको देखने को मिला। और अगली बार आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? जो गलती आपने इस बार किया है, ऐसा क्या करने वाले हैं जो कि अगली बार आपको फाइनल तक ले जाए वो? लैक ऑफ रिवीजन एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ के भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता आपकी पढ़ाई का। और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि प्री का अलग है और मेंस का अलग है। मतलब अनइवन तैयारी नहीं होनी चाहिए आपकी। और स्टिक आपको स्टिक करना पड़ेगा एक एक सब्जेक्ट को लेकर के उसी पे। और टीचर्स जो हैं बदलने नहीं है आपको, कंटेंट नहीं बदलना है आपको, मार्केट में फ्लडेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिधर जाएंगे कमी नहीं है। तो फिर एक कंटेंट, एक टीचर और एक किताब उठाइए और उसी को बार बार पढ़िए। मतलब उसी को बार बार पढ़िए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, भटकेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबका ही एक सजेशन रहता है कि आप एक ही किताब को बार बार पढ़िए और एक ही टीचर को फॉलो करिए, भटकने की जरूरत नहीं। क्योंकि मार्केट में आजकल जैसा कि सोशल मीडिया या कह सकते हैं कि इंटरनेट का जमाना है, तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है।
तो रहना भी चाहिए, एक ही कंटेंट को बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए, उस पे स्टिक रहना चाहिए, तो ताकि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अच्छा अटेम्प्ट करके आएगा। तो मेरा दूसरा सवाल जो ये रहने वाला है कि जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और उनका बहुत डाउट रहता है, जैसे कोई फर्स्ट टाइम अगर अपने घर से दूर आके पढ़ाई करना चाहता है, तो आप पिछले 1 साल से ज़्यादा से यहाँ पे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अब मतलब अगर कोई बाहर आता है तैयारी करने के लिए अपने होम टाउन से, तो उसका बेसिक फाउंडेशन थोड़ा बना रहे, एनसीईआरटी वगैरह क्लियर रहेगा, तो वो फाउंडेशन जब एनरोल कराएगा खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली ग्रैब कर पाएगा। अगर नहीं करता है तो वो थोड़ा उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर की प्रिपरेशन और जर्नी होती है सिलेबस खत्म करने की बीएससी की, तो 2.5 साल उसको लग सकते हैं। जी। तो इस हिसाब से था और दूसरी चीज़ ये थी जैसे अभी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब एक कंट्रोवर्सी रहती है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन को लेकर के और क्योंकि यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम जहाँ पे देश के प्रशासन में लोग जाते हैं, तो प्रशासनिक सेवा में लोग जाते हैं यूपीएससी क्वालीफाई करके, तो एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी की चीज़ रहती है कि ऑनलाइन जाए बच्चा या ऑफलाइन जाए, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन इज़ द बेस्ट या ऑफलाइन तो क्या आपका सजेशन है? अब वो बच्चे के बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है इकोनॉमिकली कितना पावरफुल है, और अफोर्डेबिलिटी एक मेन फैक्टर है। साथ में उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कैसी हुई है, तो वो भी एक मायने रखता है। आप कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ के ही कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर सकता है, और अपने लैंग्वेज में उसको बढ़िया मतलब एक्सप्लेन कर सकता है। किसी को चाहिए होता है कि मुझे एक्सपोज़र चाहिए मेट्रो सिटीज़ का, बच्चे कैसे रहते हैं या फिर तैयारी कैसे की जाती है। फर्स्ट हैंड एक्सपोज़र किसी का बिल्कुल नहीं रहा है, अपना किसी विलेज में रह रहा है, किसी टाउन एरिया टियर 3 सिटी है, तो वहाँ से अगर वो जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। पर इसमें ये नहीं है कि ऑफ़लाइन बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसके किसके लिए क्या बेस्ट है। तो आपका क्या रहा है, ऑनलाइन रहा है, ऑफलाइन रहा है, कैसे था? मेरा ऑनलाइन ही रहा है मोस्टली, मैंने प्रिपरेशन सब कुछ ऑनलाइन ही किया है, ऑफ़लाइन मैंने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट नहीं करा है। ऑनलाइन आपको कंटेंट मिल जाएँगे यूट्यूब पर भी, और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। पर आप ऑफ़लाइन एनरोल कराते हैं तो फिर ये होता है कि आपको कंटेंट जो है कि प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में ये है कि आपको रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, यूट्यूब पे पूरे कंटेंट फ़िल्टर आउट करना एक कमज़ोरी होती है, क्योंकि वो बिगिनर होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो वहाँ पर वो फँस जाते हैं, तो मोस्टली बच्चे जो है ऑनलाइन लेते हैं बैचेज़ किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट के, पर वो थोड़ा अफ़ोर्डेबल होते हैं ऑफ़लाइन के मुकाबले। तो जैसा कि आप गोरखपुर के सहजनवा से यहाँ पे आए, तो जैसे एक गाँव का बच्चा या एस्पिरेंट जब इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में या सिटी में आता है, तो जो बेसिक मतलब जो फर्स्ट जो फेस करता है वो प्रॉब्लम, वो कैसी मतलब समस्या होती है और किस प्रकार से उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाता है? पहले तो यहाँ पर अगर बच्चा कोई आ रहा है टियर 3 सिटी से टियर 1 सिटी में, तो रेंटल उसको एकोमोडेशन चाहिए होता है। तो अगर कोई वहाँ पर उसके पहले ही जानने वाला कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड है तो उसके थ्रू आता है, तो आसानी होती है, उसको भटकना नहीं पड़ता है। और ये एक मेजर फैक्टर बच्चों के लिए सबसे आसान पड़ जाता है, अगर कोई अपना जानने वाला है तो धैर्य भी रहता है। बच्चे इमोशनली ड्रेन नहीं होते हैं, घर से पहली बार निकलते हैं तो फिर अजीब-सी उनकी फीलिंग अजीब होती है, मतलब ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो बाहर पहली बार ही निकलते हैं। तो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बच्चा एक बार यहाँ रहे 2 महीने, 3 महीने, फिर उसके फ्रेंड एक ग्रुप बन जाता है, फिर उसमें वो चलने लगता है फिर जी, आगे। फ्रेंड सर्कल मतलब बहुत ज़रूरी है, इतने बड़े मतलब तैयारी कर रहे हैं और लंबी तैयारी, एक लंबी जर्नी रहती है, तो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल और ऐसे लोग जो आपको इमोशनली और मेंटली हेल्प करें, तो ऐसे लोग को साथ में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा कि बहुत सा क्वेश्चन रहता है, जैसे अभी हम बात करते हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर का, वो यूपीएससी का हब माना जाता है, वहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट जाते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और हर साल वहाँ लाखों बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं, नए-नए बच्चे जाते हैं, पुराने जिनका नहीं होता, बहुत लोग आते जाते रहते, मतलब ये उस प्रकार से है। और इलाहाबाद में भी बच्चे जाते हैं, प्रयागराज में जो अभी है, तो प्रयागराज में भी बहुत से बच्चे जाते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पे भी यूपीएससी के लिए गढ़ माना जाता है कि प्रयागराज से बहुत सिलेक्शन होता है। तो आपने लखनऊ ही आने का क्यों डिसाइड किया यहाँ पे? प्रयागराज मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पर रहते हैं, उनका रिव्यू मैंने लिया था, तो फिर यहाँ लखनऊ का भी मैंने रिव्यू लिया था। तो उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं लखनऊ शिफ्ट होऊँगा, और गोरखपुर से जो है ट्रांसपोर्टेशन अपना इधर जो है लखनऊ का कभी भी आप आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
लखनऊ मुझे पहले से ही राजधानी है, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट रहा है। तो जैसा कि ये रविंद्र जी बता रहे हैं कि लखनऊ राजधानी है और यहाँ का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनके घर से आना जाना बहुत इजी है, तो एक रीज़न ये भी रहा है कि ये यहाँ पे लखनऊ में आए। और मैं जैसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ओआरएन या फिर मुखर्जी नगर का एरिया है, उस हिसाब से धीरे धीरे लखनऊ में ये अलीगंज का एरिया विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे रूम वगैरह का रेंट कितने तक हो जाता है? जैसे ये आपने रूम ले रखा है, तो इसका रेंट क्या है और आप खाने का कैसे है, मतलब करते हैं, बनाते हैं या कहीं जाके खाते हैं या टिफिन है, और सारी चीजें लेके जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर हो जाता है वो कितने तक टच कर जाता है? अब ये डिपेंड करता है कि आप आपके रूम का रेंट जो है किस एरिया में है, आप उस पर डिपेंड करता है मोस्टली। और आपको रूम यहाँ पर 2000, 2500, 3000 अप टू 5 के भी पहुँच सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग आपका ये रूम देख रहे हैं, और ये तो आपका रूम जो है इसका मतलब मंथली रेंट कितना है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का क्या है? इसका 3000 पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, तो फिर उसमें 3500। और आप अगर बिजली का मीटर लगवाते हैं तो उसमें आपका 3000 प्लस बिजली के मीटर का जो चार्ज आता है उसको इंक्लूड करके जितना बनता है आपको मंथली देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई जैसा कि आप वीडियो में इधर देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा इधर करके दिखाएंगे तो वीडियो में देख सकते हैं इस कमरे का जो रेंट है मंथली वो 3000 है। और मतलब अगर आप इंक्लूडेड देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 3500 आपको देना है, उसके अलावा नहीं देना है। अगर आप सेपरेट अपना मीटर लगवाते हैं तो मतलब आपको मीटर का भी देना होगा और उसके बाद जो आपका बिल आएगा वो है। तो मतलब ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कमरा जो है 3500 तक का मतलब ये हो जाता है, डन हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये इनका कमरा है 3500 का, मतलब आपका मंथली रेंट 3500 जो है ये इस कमरे का है। और खाने का आप क्या करते हैं? खाना तो हम लोग मेस पे खाते हैं, दोस्त हैं हमारे सब, तो वहीं पर एक तो खाना बनाने के लिए आपको एक कला की ज़रूरत होती है, वो तो मेरे पास है नहीं। सीखने का प्रयास करूँगा। और मेस में मंथली हम लोग का पड़ जाता है 2700। जी। तो जैसे 2700 में आपको भरपूर मतलब भरपेट खाना, और थोड़ा मतलब जैसे खाने के साथ ये हो कि आपके हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, खाने की क्वालिटी क्या रहती है? और क्या आप जैसे और भी कोई आया, जाहिर सी बात है कि आप खा रहे हैं तो अच्छा ही खा रहे होंगे, तो मतलब आप शुरुआत से ही वहीं खा रहे हैं? हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, 13 महीने हो चुके हैं मुझे। तो आपने कभी टिफिन विफिन लगवाने की नहीं, कोशिश नहीं टिफ़िन की? वगैरह नहीं, मैं मेस पे ही दोनों टाइम जाता हूँ, सुबह शाम जाता हूँ, खा कर आता हूँ। और खाना अबव एवरेज रहता है, खा के आप मतलब एक स्टेपल डाइट की तरह है, आप जो है एक क्वांटिटी में ले सकते हैं उसको, पर रेगुलरली उसको 2-3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा वो। तो हम अगर खाने और रूम से हट के बात करें तो और किस-किस प्रकार का जो खर्चा है मतलब यहाँ बाहर रह के हो जाता है? तो मंथली मतलब जैसे आपका कितना एक्सपेंडिचर टोटल हो जाता होगा? मंथली एक्सपेंडिचर मेरा ऑलमोस्ट जो है 3500 वो और 2700 वो मेरा पड़ जाता है 6200। और कितना, हाँ, 7 5 12 इसके 5 अलावा मतलब और भी किस टाइप के खर्चे होते हैं यहाँ मोस्ट पे? 2 ये एक्सपेंडिचर ये दोनों मेरा हो गया। और फिर और भी मेरे हैं जैसे कि कुछ कॉपी नोट्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि चूँकि मैं ऑलरेडी जो है पढ़ चुका हूँ, सिलेबस मेरा कंप्लीट है, तो बैचेस वगैरह लेना नहीं है मुझे, तो वो कट कर दीजिए आप जो है। और मोस्टली 2000 प्लस 7200 वो मेरे 6200 वो। और तो मेरे 2000 वो ऊपर ही खर्चा जो है। मतलब अगर कोई सरवाइव करना चाहे, मतलब अगर ठीक-ठाक अगर कोई बहुत अच्छे परिवार से नहीं है तो 8000 में यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। मतलब इसमें कोचिंग वगैरह की फीस इंक्लूड नहीं है। रहने खाने का मतलब 8000 में वो आराम से यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। तो कुछ जी। इस प्रकार से। जी, बिल्कुल 8000 में मतलब वो सर्वाइव कर सकता है। एक अबव एवरेज जो है कॉलोनी में रह सकता है, मतलब हाँ, 8000 पर उसके लिए इनफ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमने रविंद्र जी से बात की और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और बहुत से जो डाउट आप लोग के रहते हैं हमने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया है। और भी जो आपके डाउट रह जाते हैं तो वो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पे और भी वीडियोस बनाएंगे, और भी लोग से मिलेंगे और भी उस पे वीडियोस बनाएंगे। तो जैसे कि एक मैं लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जैसे अगर जो बिगनर है बच्चा और फिर वो देख रहा है, जैसे इस समय जो फेज चल रहा है 12th के बाद मैक्सिमम बच्चे जो है यूपीएससी की तरफ अपना झुकाव रखते हैं कि मतलब ग्रेजुएशन के साथ करने के लिए, तो फिर आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अभी? अब मैं जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रील कल्चर और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बच्चे जो है उसके इन्फ्लुएंस में आके जो है कोचिंग वगैरह में 12th से एनरोल करा लेते हैं या फिर 10th से। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे का जो एक फेज़ होता है पढ़ाई करने का, ग्रेजुएशन अप टू एट लीस्ट वहाँ तक तो पढ़ना ही चाहिए कॉलेजेस में। वो एक इम्पोर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ होता है।
और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो पहले आप अपना सेल्फ रिव्यू करना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या मैं इसमें अगर 3-4 साल इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या आउटपुट निकल सकता है मेरा। और ऐसा नहीं कि आप अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो तभी आइए, वरना इसमें फील्ड में अपना टाइम ज़ाया करने का कोई वो नहीं है। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना जो है कीमती समय निकाल के और हमें समय देने के लिए। तो जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा बाहर दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमने आपको रूम से अंदर दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ की लाइफस्टाइल है, यहाँ अंदर रूम के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा बाहर भी दिखाना चाहूंगा कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं सोसाइटल क्या है, और जो भी मतलब चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खुला है और बहुत ही अच्छा स्पेस है। मतलब जो दिल्ली जैसे रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और बिल्कुल भी पतली पतली सकरी गलियाँ रहती हैं जहाँ से बच्चे जो है आते जाते उनका आना जाना मुश्किल रहता है। और वहाँ पे पानी एकदम फ्लडेड रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हैं अच्छा खासा मतलब सोसाइटी है जहाँ पे ये रहते हैं। और रूम रेंट जो भी था हमने आप लोग को जो है बता दिया सब कुछ वीडियो में। और जो भी आपका डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा और मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।